प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गायत्री शिक्षण संस्थान अरनिया की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे पार्ट नंबर 1। तो देखिए आपकी इस पुस्तक के यानी राजनीति विज्ञान के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 10 अध्याय हैं और सेकंड भाग में भी 10 अध्याय है। जो पहला भाग है उसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें 10 पार्ट है, जिसमें जो पहला है संविधान क्यों और कैसे, इसके बाद में भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद और स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और लास्ट वाले पाठों में संविधान एक जीवन दस्तावेज कैसे है इनके बारे में और संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस प्रकार कुल 10 अध्याय है भाग नंबर 1 में और सेकंड में 10, यानी कुल मिलाकर 20 अध्याय हैं। तो हम भाग नंबर 1 पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें 10 हैं। 10 में हमारा पहला अध्याय और पार्ट नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, संविधान क्यों और कैसे। तो देखो हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे। इसके अलग अलग भाग हैं, एबेसद है। तो पहले में एम है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। इसके आंसर में हम लिखेंगे नंबर 1 लगा के कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, कि संविधान क्या करता है। तालमेल यानी समन्वय, तालमेल बिठाता है। संविधान क्या करता है, तालमेल बिठाता है। तो देखिए संविधान हमारे देश में अनेक भाषा के, संस्कृति के, धर्म के लोग निवास करते हैं। तो संविधान एक हमारा भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। तो किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए लिखित संविधान होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी भी अगर वो लिखा हुआ होगा तो उसको हम आसानी से उसकी व्याख्या करके या न्यायपालिका के द्वारा उसकी व्याख्या करके हम विवादों को आसानी से निपटा सकते हैं। तो संविधान की आवश्यकता क्या है कि संविधान आपस में तालमेल बिठाता है। इन विभिन्न वर्गों के जो लोग निवास करते हैं या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, तो उनमें आपस में वो तालमेल बिठाता है, क्योंकि उनके विचार मेल नहीं खाते। क्योंकि कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख, कोई ईसाई हो सकता है, या जाति आधार पर या भाषा के आधार पर जो विविधता पाई जाती है, उस विविधता में एकता का संदेश देता है ये। क्योंकि जो संविधान है वो एक कानूनों का दस्तावेज है, और उनके हिसाब से ही जैसे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं, या राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उन अपने जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने जो उनको ताकत दी है, उन्हीं के हिसाब से वो क्या करते हैं, शासन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो संविधान क्या करता है, सबको साथ लेकर चलता है, तालमेल यानी उनमें आपस में समन्वय स्थापित करता है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन कोई भी समाज हो उनकी कोई ना कोई विशेषताएं होती है उसके किसके समाज के सदस्यों में। जो कोई भी समाज का या किसी भी भाषा का या किसी भी संप्रदाय का, तो उन सदस्यों में अनेक भिन्नताएं, सदस्यों में अनेक भिन्नताएं जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, यानी धर्म के आधार पर कोई हिंदू है तो कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, तो धर्म के आधार पर उनमें क्या है, भिन्नता है। सांस्कृतिक
जिसमें रहन सहन, बोलचाल का तरीका, खान पान, ये सब किस में आते हैं? सांस्कृतिक में। भाषा यानी भाषा के आधार पर भिन्नताएं हैं, यानी कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई मलयालम, कोई कन्नड़। तो इस प्रकार से विभिन्न भाषा के विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो उनमें भाषाई आधार पर ये भिन्नताएं होती है। जैसे उत्तरी भारत के लोग हिंदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग क्या हैं, हिंदी का विरोध करते हैं वो, और हिंदी को पूर्ण रूप से वो लागू नहीं होने देते। दक्षिण भारत में विशेषकर अंग्रेजी को और स्थानीय भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। जिस प्रकार गुजरात में गुजराती को, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को, कर्नाटक में कन्नड़ को, और केरल में मलयालम को, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज को। तो इस प्रकार भारतीय विभिन्न प्रत्येक राज्य में भिन्नताएं होती है। राज्य के अंदर हम जिलों की बात करें तो एक ही स्टेट में अलग अलग भागों में भी आपको भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो इन भिन्नताओं में एकता स्थापित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संविधान में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और जैसे हमारा भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र है। ये प्रत्येक व्यक्ति को या अपने देश के नागरिक को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करता। वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी की प्रचार प्रसार कर सकता है, अर्थात वो सबको साथ लेकर चलता है। या किसी भी प्रकार की कोई सरकारी भर्ती में या किसी लाभ देने में भाषा के आधार पर या स्टेट के आधार पर, यानी मतलब क्षेत्रवाद के आधार पर भारत का संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यानी वो आपस में तालमेल या समन्वय बिठाता उनमें आपस में, ताकि उनमें विविधता होते हुए भी एकता की भावना बनी रहे। अगले पृष्ठ पे देखो, लेकिन अपनी, आगे लिखेंगे हम, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद इसके सदस्यों को एक साथ रहना है। जैसे मान लो हम भारत के नागरिक हैं, वो भारत का ही हैं, तो उसमें एक राज्य में भिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम किसी एक गांव का या शहर का उदाहरण लें तो उसमें भी आपको अलग अलग भाषा के लोग मिल सकते हैं, अलग अलग संस्कृति के धर्म के लोग मिल सकते हैं। तो उनको वो एक साथ ही रहना पड़ेगा उनको, कि एक देश के, एक राज्य के, एक गाँव के या एक शहर के नागरिक हैं वो। तो इस प्रकार उनको हमेशा एक साथ ही रहना, विविधता होने के बाद भी तो एक साथ रहना है, तथा वे अनेक रूपों में परस्पर यानी आपस में परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है, यानी एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है। आगे लिखेंगे हम, ऐसे समूह हैं, यानी वो भाषा के आधार पर हो सकता है या धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर हो सकता है। तो ऐसे समूह को शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए, यानी उनकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, तो धर्म के नाम पर यानी सांप्रदायिकता के नाम पर भी भारत में कई बार बड़े झगड़े दंगे हुए हैं। तो ऐसे समूह को शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए कुछ बुनियादी मतलब मूलभूत बुनियादी नियमों के बारे में सहमत होना,
यानी एक मत, सहमत मतलब एक मत होना, सहमत होना या संतुष्ट होना आवश्यक है, सहमत होना आवश्यक है। अतः किसी भी समूह को, अतः किसी भी समूह को, अतः किसी भी समूह को, समूह को सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, एक तो होता है पर्सनल या व्यक्तिगत और दूसरा होता है सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो देखो एक बार कि अनेक रूपों में परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, विभिन्न भिन्नता के बाद भी हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ऐसे समूह में शांतिपूर्वक हम एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि हम एक ही समाज में रहना है, एक ही देश में रहना है। तो कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत होना आवश्यक है। कुछ सरकार जो ऐसे नियम बनाती है जो संविधान में लिखे हैं वो हम सबको मानने पड़ेंगे, देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। अतः किसी भी समूह को, चाहे वो भाषा के आधार पर समूह बना हो, चाहे जाति के आधार पर बना हो, चाहे संस्कृति के आधार पर भिन्नता हो, तो उन भिन्नताओं को आपस में समेटते हुए हमें सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ जो नियम हैं जो सरकार बनाती है, अपना संविधान बनाता, अपनी संसद बनाती है, उनकी आवश्यकता होती है। ये तो नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम नियमों का पालन करें और अपने शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। तो नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य, समूह के सभी सदस्य जानते हो, सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम यानी कम से कम, न्यून यानी कम, न्यूनतम यानी कम से कम समन्वय मतलब तालमेल बना रहे। यानी अपना जो संविधान है उसमें कुछ नियम तय किए गए हैं प्रत्येक धर्म के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, या कई लोगों को धर्म के नाम पर या भाषा के आधार पर उनको रियायत दी गई है ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। तो आपस में न्यूनतम समन्वय यानी आपस में तालमेल बना रहे। जब इन नियमों को आगे लिखेंगे, पॉइंट बना के लिख लें, जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, न्यायालय द्वारा, तो जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, लागू किया जाता है, तो सभी लोग इन नियमों की या इन नियमों का पालन करते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति संविधान करता है। इस आवश्यकता की पूर्ति संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इन नियमों को जो संविधान में लिखे हुए हैं, जो संसद बनाती है, तो इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। यानी अगर
उन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो उन नियमों में जो सज़ा का प्रावधान है उनके आधार पर कार्यवाही की जाती है। तो सभी लोग इन नियमों की पालना करते हैं या इन नियमों का पालन करते हैं, तो इस आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? हमारा संविधान करता है। अब देखो अगली हेडिंग डालेंगे हम, क्या? संविधान के प्रमुख कार्य। हेडिंग क्या डालेंगे? संविधान के प्रमुख कार्य। रेड के पेन से लिख लें आप। संविधान के प्रमुख कार्य। इसमें देखो संविधान के प्रमुख कार्य में इसमें हम लिखेंगे तो हम पहला कार्य लिखेंगे, संविधान का पहला कार्य है संविधान का पहला कार्य है पहला कार्य है कि वह बुनियादी मतलब मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह है, समूह मतलब ग्रुप, समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के एक न्यूनतम समाज में लिखें, समाज में एक न्यूनतम यानी कम से कम समन्वय या तालमेल व विश्वास बना रहे। तो पहला कार्य दिया हो गया संविधान का कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं, यानी जो ऐसे मूलभूत नियम बनाए जो जिसमें समाज के एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे, यानी जो संविधान अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे नियम बनाए जाएं जो जिसमें समाज के सभी लोगों में आपस में तालमेल बना रहे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, फिर उसकी वर्णन करेंगे हम। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं दूसरा कार्य है, ये पॉइंट बना के लिख लेंगे, फिर इसकी व्याख्या कर लेंगे। निर्णय निर्माण, इसकी व्याख्या नहीं सीधा ही था, उसका टॉपिक पॉइंट पहले का। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं इसमें लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे हम। संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है, जिसके आधार पर राज्य का निर्माण व शासन होता है। पहले लिख लेते हैं, फिर एक साथ इसको समझ लेंगे हम। अगली लाइन से लिखेंगे, वह समाज में कौन? संविधान शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है तथा यह तय करता है या निश्चित करता है कि
कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। अगर ये निश्चित नहीं होगा तो जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं जिनका जिक्र हम अगले अध्यायों में करेंगे। तो अगर ये नहीं होगा कि ये तय नहीं होगा कि कानून कौन बनाएगा, इसकी व्याख्या कौन करेगा, किस प्रकार से शासन होगा, तो आपस में क्या होगा, विवाद खड़े हो जाएंगे और हम देश को आसानी से नहीं चला सकते, हम शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। तो ये जो संविधान क्या करता है, ये तय करता है, निश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। वह सत्ता जिसे कानूनों को बनाने का अधिकार है, आगे लिखेंगे, वह सत्ता जिसे कानूनों को बनाने का, कानूनों को बनाने का अधिकार है, उसे, इस अधिकार को, कौन सा अधिकार, कानून बनाने का, इस अधिकार को देने का काम करता है, अधिकार को देने का काम करता है। अतः संविधान सरकार निर्मात्री संस्था है। अतः संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सरकार निर्मात्री यानी निर्माण करने वाली सत्ता है। इसको देखो हम समझ लेते हैं कि संविधान का हमने पढ़ा कि पहला कार्य तो क्या था कि वह बुनियादी यानी मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज में एक न्यूनतम समन्वय, विश्वास आपस में एक दूसरे पर बना रहे। तो ये लिखित में है संविधान। दूसरा निर्णय यानी फैसला, निर्माण यानी निर्णय का निर्माण करना यानी निर्णय बनाकर फैसला करना। तो निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषताएं, तो संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसमें आधार पर राज्य का निर्माण व शासन होता है, यानी उसमें शासन से संबंधित जो भी नियम है वो सारे उसमें लिखे गए हैं, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है कि समाज में शक्ति का मूल वितरण यानी बंटवारा या बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कि कौन से अंग के या समाज में की क्या ताकत होगी, राज्य सरकार के पास कौन सी ताकत है, स्थानीय सरकार के पास कौन सी ताकत है, या केंद्र सरकार के पास कौन सी ताकत है। तो इनका वर्णन संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया ताकि विवादों से बचा जा सके। तथा यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह संविधान, जैसे भारत में सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, जैसे भारत की व्यवस्थापिका कौन है, संसद, और राज्य की पूछे तो विधानमंडल या विधानसभा, जिसको हम उसके 2 भाग है विधानमंडल के, विधानसभा और विधान परिषद। तो कई जगह ये एक सदनात्मक है, कई जगह द्विसदनात्मक है। तो जो संविधान अपनी जो व्यवस्थापिका है वही कानून बनाएगी। तो ये पहले से तय है कि कानून कौन बनाएगी, व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद कहते हैं। तो अब दूसरे जो अंग है सरकार के वो कानून नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ विवाद नहीं होगा। या हमारे मूल अधिकार कौन से हैं, कर्तव्य कौन से, उसका स्पष्ट रूप से संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है। वह सत्ता जिससे कानूनों को बनाने का अधिकार है उसे इस अधिकार को देने का काम करता है। यह वह सत्ता है जिसे कानूनों को बनाने का अधिकार है, उसे इस अधिकार को कौन देता है, संविधान देता है। अतः संविधान सरकार निर्मात्री सत्ता है, यानी संविधान से सरकार का निर्माण होता है। तीसरा देखो, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, 2 हमने पढ़ लिए। तीसरा है सब सरकार की शक्तियों पर, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सीमाएं मतलब उन पर अंकुश, यानी वो अपनी मनमर्जी न कर सकें, इसके लिए उन पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं। तो ये कौन करता है, संविधान। तो दूसरा हमने पढ़ा निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। तीसरा हम पढ़ेंगे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं यानी अंकुश, नियंत्रण, कंट्रोल। आगे देखते हैं हम, अब इसकी व्याख्या करते हैं। सीमाएं, संविधान का तीसरा कार्य, संविधान का
तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले यानी उस देश के निवासियों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमाएं लगाएं, यानी कुछ प्रतिबंध या अंकुश लगाएं जिससे सरकार अपनी मनमर्जी न कर सकें। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं, ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है, यानी मूलभूत होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती क्योंकि ये लिखित होते हैं। तो सरकार को कौन से कार्य करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, सरकार के पास क्या ताकत है, तो उस पर कुछ अंकुश भी लगाए गए हैं ताकि वो अपनी मनमर्जी न कर सके। तो सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। आगे लिखेंगे, सरकार की शक्तियों को सीमित करने का, यानी कम करने का सबसे सरल तरीका यह है कि सरकार कभी कि नागरिकों के, सरल तरीका यह है कि इसको हटा देंगे, नागरिकों के मूल अधिकारों को, मूल अधिकार बोल दो या मौलिक अधिकार एक ही बात है, मूल अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए, तो देखो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का, यानी सरकार अपनी मनमर्जी नागरिकों पर न थोप सके, इसके लिए क्या किया गया है कि नागरिकों के मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो जो अपने मूलभूत 6 अधिकार हैं, तो उनमें कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं, उन पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है, उसका संविधान में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इनको स्पष्ट कर दिया जाए, तो इससे क्या है कि सरकार अपनी तरह से शासन नहीं चला सकती, जो संविधान में जो लिखा है उनके हिसाब से वो शासन करेगी, यानी सरकार उनकी पालना करने के लिए वो मजबूर हो सकती है, होगी। आगे लिखेंगे हम, स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकारें जाती रहती है, बदलती रहती हैं, तो कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके, कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। आगे लिखेंगे, व्यवहार में, यानी प्रैक्टिकल में, व्यवहार में इन अधिकारों को जो हमें दिए गए हैं, मूल अधिकार 6 अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल
जो राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। जैसे किसी बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय या सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के संपूर्ण भारत में किसी भाग में आपातकाल घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में यानी इसमें 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, 352, 56 और 60 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। तो ये भी संविधान में लिखा है। तो इससे पहले आप कोई भी सरकार मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। यानी हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लागू होती है, जब इंदिरा गांधी के समय 1975 में हुई थी, तो उस समय हम अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। तो हमारा समानता स्वतंत्रता का अधिकार सब क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। उसके लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। वो आपातकाल है, सामान्य काल नहीं है। सामान्य काल में ही हम मूल अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपातकाल होता है उस समय मूल अधिकारों की अधिकार होते हैं वो हमें या तो छीन लिए जाते हैं या उस पर कुछ पाबंदियाँ होती है। जैसे अपने जीवन जीने का अधिकार या अपने मूल अधिकार में, तो इनको नहीं छीना जा सकता। यानी अपने दो अनुच्छेद जो 20 है, 21 है, इसके तहत हमें जो स्वतंत्रता दी गई है उनको आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। जैसे जीवन जीने का अधिकार है, उसको आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। या कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने अपराध को दोष सिद्ध करने के लिए उसे अपनी सफाई देने का अधिकार है। और आगे लिखेंगे, और संविधान उन परिस्थितियों का भी, और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है, उल्लेख करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। जिनमें इन अधिकारों को, कौन से अधिकार, जो अपने जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है या सीमित या कम, है ना, सीमित या कम किया जा सकता है। तो देखिए कि हमने तीसरा पढ़ा कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, कि सरकार अपनी मर्जी से कानूनों को, ये जो नागरिक के जो मूल अधिकार को छीन नहीं सकती या अपनी मन से संविधान को नहीं चला सकती, क्योंकि संविधान में पहले से ही स्पष्ट किया गया कि किन परिस्थितियों में, जैसे इसमें दिया भी गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, उससे पहले सरकारें नहीं छीन सकती। या संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, कि कब कब आपके ऊपर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है, उनको कब छीना जा सकता है या कब कम किया जा सकता है। तो इसका स्पष्ट विवरण अपने संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जिसे सरकारें क्या कर सकती है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। इस प्रकार से ये संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम, चौथा पॉइंट है समाज की आकांक्षाएं। समाज की आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं एवं लक्ष्य, एवं लक्ष्य। तो देखो सरकार का चौथा कार्य है कि, या जैसे याद हो वैसे आप लिख सकते हैं, क्रमवाइज लिखना भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप
कोई सा पॉइंट जैसे याद है उसी हिसाब, लेकिन व्याख्या उसी पॉइंट में होनी चाहिए जो आपने लिखा है। तो देखो इसमें देखो, वह सरकार को यानी संविधान, वह कौन, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह कौन, सरकार, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को या जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके या उम्मीदों को पूरा कर सकें, एवं एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, निर्माण कर सके। तो देखो संविधान क्या करता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें जिससे, यानी चौथा कार्य किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इतनी ताकत दे उनको ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने की ताकत देगी जिससे जनता की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। यानी सरकार पर ही हम आश्रित होते हैं कि वो जनता की इच्छाओं को पूरा करे, लोक कल्याण के लिए कार्य करे, जनता की भलाई से संबंधित कार्य करें, एवं एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, यानी सभी को न्याय मिले, सभी को भाषा के आधार पर या धार्मिक आधार पर जो विविध समूह है, जो संप्रदाय भारत में रहते हैं, उनको सबको न्याय मिले, नहीं उनके मन में भेदभाव उत्पन्न ना हो कि सरकार किसी एक वर्ग का ही भला करे, ऐसा नहीं है। सभी को साथ लेकर चले, जनता की जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा किया जाए और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाए। आगे लिखेंगे हम उदाहरण में लिखेंगे हम, भारतीय संविधान को, भारतीय समाज को, भारतीय संविधान को, समाज को नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को वह सामर्थ्य प्रदान, संविधान को वह सामर्थ्य यानी क्षमता प्रदान, संविधान किसको करता है, यहाँ देखो एक शब्द रह गया था, सरकार को। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको, सरकार को वह क्षमता प्रदान करता है या देता है, प्रदान करना मतलब देना, जिससे वह कुछ सकारात्मक, जिससे वह सकारात्मक लोक कल्याणकारी यानी जनता की भलाई, लोक यानी जनता, कल्याण यानी भलाई, कल्याणकारी कदम उठा सके। जैसे देखो अभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है संविधान में कि वो जनता की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए कदम उठा सकता है। जैसे अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे भामाशाह कार्ड के द्वारा अब नया जो जन आधार कार्ड बनाया गया उसके तहत हम 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो किया जाता है, जिसको खाद्यान्न जो खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं उठा रहे उनको भी 800 रुपये का बीमा करवाना पड़ता है।
या इस प्रकार से शिक्षा को निःशुल्क किया गया है, या जो वृद्धावस्था पेंशन है, या और भी सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं जैसे मुद्रा लोन है। तो इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने जैसे किसान कार्ड है, तो ये सुविधाएं हमें सरकार देती है। तो ये संविधान में लिखा गया कि सरकार है वो अधिक से अधिक जनता की भलाई के लिए कार्य करे, ताकि उनकी जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं वो उनको पूरा किया जा सके। और आगे लिखेंगे, और जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके, जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके, लागू किया जा सके। अंतिम लाइन लिखेंगे, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं या आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा मतलब आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो देखो, जैसे अपने मूल अधिकार हैं तो अधिकारों की हम मांग कर सकते हैं, अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन आपने ये शब्द लिखा है यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए गए। और संविधान के भाग नंबर 3 में इसका विस्तार दिया गया है कि जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं। यानी संविधान में कुल भाग कितने? 22। संविधान में कुल भाग कितने? 22। और अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से। यह है नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कौन से देश से? आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण, सामाजिक और आर्थिक न्याय, कौन सी? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना पर जोर देता है कि सरकार को अधिक से अधिक जनता की भलाई के काम करने चाहिए। सामाजिक जो असमानता है उनको दूर किया जाए, और समाज में जो गरीब अमीर का जो अंतर है उनको कम किया जाए। ये कौन कहता है? नीति निर्देशक तत्व। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की पालना न करने पर, यह ध्यान देंगे आप, नीति निर्देशक तत्वों की पालना न करने पर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, या न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये तो एक नैतिक बंधन है सरकार के ऊपर। ये सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो नीति निर्देशक में जो निर्देश दिए गए हैं उनको वो लागू करे या न करे। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि सुधार किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, ये सब नीति निर्देशक तत्वों में लिखा था। जैसे अनुच्छेद 45 में लिखा था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं राज्य सरकार। तो सरकार ने ऐसा कर भी दिया। अगर नहीं करती तो आप उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि संविधान में ये भी लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, या हम न्यायालय में नहीं कब जा सकते? न्यायालय में जब हमारे जो मूल अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, उनका उल्लंघन होने पर ही हम न्यायालय में जा सकते हैं, बल्कि हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते। फिर भी क्या है, ये सरकारों के लिए नैतिक बंधन होते हैं। सरकार क्या करती है? जनता की भलाई के लिए ये जो नीति निर्देशक तत्व उनको लागू करती है, और किया भी है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, निःशुल्क शिक्षा है, इनको सरकार ने लागू किया है। भूमि सुधार कार्यक्रम है, तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसकी स्थापना के लिए सरकार न चाहते हुए भी ये काम करती है, क्योंकि इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही सरकार के कामों की हम तुलना कर सकते हैं कि इसने 5 साल में कौन से अच्छे काम किए या नहीं किए। अगला पॉइंट लिखेंगे हम,
4 पढ़ लिए। 5वां पॉइंट लिखेंगे हम, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। राष्ट्र यानी देश की बुनियादी यानी मूलभूत पहचान। इसमें लिखेंगे हम, संविधान किसी समाज की पहचान होता है। संविधान किसी समाज की पहचान होता है। यानी हर देश का अलग अलग संविधान है, किसी का लिखित संविधान है, यानी किसी का अलिखित है, यानी परंपराओं पर आधारित होता है जो लिखित होता है। लेकिन सबसे अच्छा संविधान कौन सा है? जो लिखित हो और जिनको परिवर्तित किया जा सके। यानी भारतीय संविधान है, उसमें हम बदलाव समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे 2017 तक भारत के संविधान में 101 बदलाव किए जा चुके हैं परिस्थितियों के अनुसार। अगर किसी संविधान को अगर बदला नहीं जा सकता है परिस्थिति के अनुसार, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी संविधान लचीला भी होना चाहिए, उसको परिवर्तित किया जा सके, क्योंकि जिस समय बना था उस समय परिस्थितियाँ अलग हो सकती है और आज के समय में परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, तो समय समय पर उनको बदला भी जा सके। तो भारत का संविधान है, उसको हम बदल भी सकते हैं और बदला भी गया है, उसमें संशोधन किए गए हैं। तो संविधान किसी समाज की पहचान होता है। पहला, इसके माध्यम से या किसके माध्यम से? संविधान के द्वारा। इसके द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इकाई के रूप में पहचान होती है। इसके तहत कोई समाज बुनियादी नियमों एवं सिद्धांतों पर सहमत होकर अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता है। अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता है। दूसरा देखो, संवैधानिक नियम समाज को, संवैधानिक नियम मतलब जो संविधान ने बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए संवैधानिक नियम समाज को एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं। ढांचा मतलब सांचा, जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर उसके सदस्य, किसके सदस्य? जिस देश की हम बात कर रहे हैं। तो संवैधानिक जो नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नियम समाज के एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत उसके सदस्य यानी उस देश के निवासी अपनी व्यक्तिगत यानी पर्सनल आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता
का प्रयोग करते हैं। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान देता है। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान देता है। तीसरा देखो, अनेक राजनीतिक और नैतिक नियम, अनेक राजनीतिक व नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के नियम, विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं, यानी उसमें लागू किए गए हैं। ये राजनीतिक व जो नैतिक नियम है वो दुनिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो लिखित हो, अलिखित हो, छोटा हो चाहे बड़ा, उसमें स्वीकार किए गए हैं नैतिकता के नियम। अंतिम है नंबर 4 पे देखो, अलग अलग राष्ट्रों में या विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न देशों में देश की केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, वह विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। ये संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। तो देखिए, ये था अपने संविधान का प्रमुख, हमने 5 कार्य पढ़े, उसकी व्याख्या हमने की। संविधान की हमें आवश्यकता क्या है, ये हमने शुरुआत में पढ़ा। संविधान आपस में तालमेल बैठाता है, धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक भाषाई आधार पर जो भिन्नता है उसको आपस में समेटता है। तो हमने ये अभाग में कार्य पढ़ा और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब इसके अलग भाग है, अवैध है, तो दूसरे में पढ़ेंगे हम संविधान की सत्ता, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित व अलिखित दस्तावेज है जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र से हैं, देश से हैं, कि राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य का निर्माण कैसे होगा, देश राज्य कैसे बनेगा और वह किन किन सिद्धांतों का पालन करेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।